आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आज 12 जनवरी 2024 है और इस टाइम दिन के सुबह के 9 बज रहे हैं। इस टाइम में जिस जगह पे मैं घूम रहा हूँ ये है लहरपुर गांव के पास एक छोटा सा जंगल। ये बहुत जो कि अपनी हरे भरी बहुत ही ज़्यादा घनी पेड़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे तरह तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं जो कि आमतौर पर शहरों पर नहीं मिलते। इसलिए मुझे यहाँ जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो इस जगह पे आना और यहाँ पे घूमना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कितना घना जंगल है। आमतौर पर गांव में रहने वाले लोग यहाँ पे अपने उपले भी पात लेते हैं और वो जो सामने आप देख रहे हैं ये पे अपना भूसा वगैरह या कुछ उपले वगैरह जो सूख जाते हैं यहाँ पे स्टोर करके भी रखते हैं। और ये को यहाँ पे सबसे क्या है, यहाँ पे देखो कुछ एक मोर है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार आना, यहाँ पे घूमना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। कितना घना जंगल। ऐसे इन जंगलों में घूमना और यहाँ के पशुओं को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। डर तो लगता है लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। इस टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैं पहली बार इस जंगल के इतने अंदर तक आया हूँ। कोशिश करूँगा मैं जंगल के दूसरी तरफ जाने की। इस टाइम मैं बहुत ही अकेला हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई है नहीं। एक तरह से जंगल के बीच में घूमना थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुदरत के नज़ारे देखने हैं तो आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। इस टाइम मैं जंगलों के बीच में से गुजर रहा हूँ। छोटा सा जंगल है लेकिन बहुत ज़्यादा घना है। जिस रास्ते पर चल रहा हूँ इस रास्ते का उपयोग गाँव के लोग गाँव वाले अपने खेतों में जाने के लिए करते हैं, जिनके खेत जंगल के उस तरफ है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको कुदरत को नज़दीक से देखना है या उसकी सुंदरता का आपको आनंद लेना है तो आपको ऐसे ही जंगलों में आना या पहाड़ों में जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कि यहीं आपको एकदम एकांत सा महसूस होता है। कोई सिवाय इसमें यहाँ पे आपको तरह तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं और तरह तरह की आवाज़ें उनकी सुनाई देती है। बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि शहर में रहने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उनको दुर्लभ है। मैं तो हर सुनने वाले से ये उनको कहूँगा कि वो कोशिश करें या जब भी मौका मिले वो ऐसी जंगलों में या पहाड़ों की तो घूमने ज़रूर जाएं। यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि काफ़ी दूर कुछ आगे तक दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन कोहरा गेहूँ की फसल के लिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है। ये जो सामने आप बुग्गी देख रहे हो, ये कोहरे की वजह से जब दूर से नज़र नहीं आ, जब जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे हमें दिखाई भी दे रही है। राम राम जी। कोहरा इतना घना पड़ रहा है कि थोड़ी दूर के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी किसान लोग अपने खेतों में जा रहे हैं ताकि वहाँ पे खेतों में काम कर सकें। राम राम जी। देखो भूसा काट के यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसे ये जो वो जगह बना रखे हैं जिसके अंदर छोटी छोटी
लकड़ी के बने हुए एक कोठी सी होती है जिसके अंदर आमतौर पर लोग भूसा भी रखते हैं ताकि अपने जानवर को खिला सकें। और इस तरफ ये जो उपले हैं जिसे कि यहाँ की भाषा में बिटोड़ा कहा जाता है, ये ईंधन की कमी को यहाँ पे पूरा करता है। ज़्यादातर लोग अपने खाना बनाने के इनका ही प्रयोग करते हैं। ऐसी आज खेतों के बीच में घूमता हुआ मैं एक ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पर एक बहुत ही पुराना कुआं बना हुआ है। इस कुएं के साथ ही एक ये नीम का पेड़ है और इसके साथ ही एक पीपल का पेड़ है। यहाँ पे आज का आते ही जैसे ही मैं आया मुझे अचानक एक बहुत 25-30 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। जब यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसे ट्यूबवेल कहा, उसमें ट्यूबवेल था और इस पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। कुछ एक बच्चे ने उस छत्ते को छेड़ दिया जिसके कारण मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। वो तो बच्चे ने, क्योंकि उसने पूरा इंतजाम था, वो तो अपना बच गया, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा हुआ था मुझे नहीं पता था कि किसी बच्चे ने ऐसा छेड़ दिया है। तो अचानक मधुमक्खियाँ मुझ पर झपट पड़ी। मुझे किसी ने बता रखा था कि अगर मधुमक्खियों के झुंड में ऐसी जगह आप फंस जाओ तो एकांत ऐसे कमरे में नज़दीक में जहाँ कुछ अंधेरा सा हो और बिल्कुल स्थिर होकर खड़े हो जाओ, जिससे मधुमक्खियों को तुम्हारी हलचल का पता ना चले और तुम्हें वो कम काटेंगे। तो मैं से उस कमरे में स्थिर होकर खड़ा हो गया और बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कोई पुतला खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मधुमक्खियों ने मुझे, एक आधी मधुमक्खी ने मुझे काटा लेकिन बाकी मधुमक्खियों ने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसी एक मधुमक्खी ने मुझे ऐसा काटा था कि बस वो इसका सूज का गुब्बारा बन गया था। फिर भी कोशिश करनी चाहिए, जब भी ऐसी कोई बात हो तो कोशिश करनी उस जगह से जितनी जल्दी हो दूर चले जाएं। नहीं अगर उनके लपेटे में आ गए तो भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। आप हैं श्री समय सिंह जी, आइए इनसे बात करते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप अपना समय कैसे गुजार रहे हैं? ऐसा है जी कि खेती में आ जाते हैं और इधर उधर भी घूम लेते हैं और फालतू टाइम में अपना खेती का ही काम ज़्यादा देखते हैं। कोई ऐसा काम या कोई ऐसी इच्छा है रह गई जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, जो आप तक चाहते हैं कि पूरी हो, करना चाहे? कोई ऐसा काम या कोई ऐसी इच्छा? ऐसा है कि कोई हमारी ऐसी इच्छा नहीं है और हम तो संतोषी आदमी हैं। अच्छा। और अपना टाइम अपना बढ़िया कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा कोई काम रह रहा हो जो अभी तक चाहे कि यार मैंने सोचा था अभी तक पूरा नहीं हुआ? नहीं कोई या ऐसी कोई इच्छा रह गई हो अभी बाकी आपकी? नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं है, अपना सही चल रहा है। आपने इतने साल की सर्विस रहने के बाद अपना जो इतना अनुभव किया, आपने इतना आपका अनुभव है, आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे जैसे लोग आपको देखें या कुछ सीखें उस बात से? कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे अपना? अनुभव ऐसा है कि ज़्यादा मतलब ये कि हाई फाई हम रहे नहीं, अपना जैसी आमदनी वैसा ही काम करते रहे, उसी से धीरे धीरे अपना हो गया सब काम। नहीं कोई ऐसे दूसरों को क्या कोई शिक्षा देना चाहेंगे कि करना चाहिए जिससे कि वो भी ज़िंदगी में कामयाब हो या कोई वो भी उन्नति कर सके? कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है कि अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए आदमी को कि भाई मुझे बच्चे पढ़ाने या बिजनेस करनी है या जो भी है। तो हमने तो वही लक्ष्य बनाया, बच्चे भी पढ़े और बिजनेस तो नहीं, खेती में भी लगे रहे साथ के साथ, और कुदरत ने भी साथ दिया तो धीरे धीरे अपना सब काम होते चले गए। नहीं ये तो आप अपने बारे में बताया, कुछ मैं ऐसे दुनिया को ऐसे क्या चीज़ बताना चाहेंगे जो सामने वाले लोग उसको अनुभव कर सके या कोई उस तरीके पर चल सके, वो भी उन्नति कर सके? देखो ऐसा है, इसमें ऐसा है कि आदमी को ये इच्छा रखनी चाहिए कि भाई मेरे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, मुझसे कोई दुखी ना रहे, और ये कि ये नियत रहनी चाहिए कि भाई मेरा किसी पे रह जाए, मुझ पे किसी का वो नहीं रहे।
रह जाए, या इसका थोड़ा सा बताएंगे विस्तार रह से? जाने का मतलब किसी पे जैसे मान लो कोई ये नियत नहीं रखे कि भाई हमें दूसरे का पैसा लेके हम मतलब ऊपर उठें। इस नियत से आदमी को नहीं चलना चाहिए, अपनी ही कमाई से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद आपका। ये आलू का खेत। आइए मिलते हैं श्री तेजपाल जी से, जो हमें बताएंगे कि आलू किस प्रकार तैयार हो गया और उसे कब निकालना चाहिए। आपको पता कैसे लगता है कि आलू तैयार हो चुका है? जिसके जो पत्ते हैं जो पीले पीले से होने लगते हैं, जैसे ऐसे हैं, ऐसे होने लगते हैं, तो अब 3 महीने का टाइम है इसका। यानी कब आपने बोया था इसको? बोने का 3 महीने पहले बोया था। यानी अब ये कब तक तो कंप्लीट पूरे निकलने लायक हो जाएंगे ये? अब कंप्लीट है ये। यानी अब आप मशीन से निकाल सकते हो? हाँ कंप्लीट है इस टाइम। जैसे आपने वो पीछे खेत में देखा वो निकल गए, तो वो भी पहले ऐसे ही थे? हाँ ऐसे ही थे वो भी। अच्छा, जैसे हरे थे आप सूखे, ये तो आपने बताया जैसे पक जाते हो सूख हो जाते हैं ऐसे। हाँ। अभी जैसे हरा ये है, इसको देख के क्या लगता है कि अभी कच्चे हैं? इसमें थोड़ा हल्का निकलेगा आलू जैसे। यानी हल्के से मतलब कि साइज छोटा होगा? छोटा साइज। अच्छा अच्छा। इस पीले वाले में मोटा साइज निकलेगा। शुक्रिया आपका भैया। अब हम आलू के खेत में आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ किसान महिलाएं आलू को बिन बिन के तसले में भर रही हैं। फिर उसको ले आके ऐसे कट्टों में भर देंगी। कितना किलो आ जाएगा भाई इसमें? इसमें 60-62। यानी अंदाज़ा लग ही जाता है आपको। हाँ जी। जब बोरों में आलू भर दिया जाता है तो इस प्रकार यहाँ पर उसे सिला जा रहा है। अब मैं यमुना के किनारे आ चुका हूँ। इसके अंदर फिलहाल यमुना के अंदर काफ़ी पानी आया हुआ है। इस यमुना में पानी आने की वजह है दिल्ली के ओखला में स्थित नहर है, उसका पानी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर यमुना के अंदर पानी काफ़ी आ गया है। पानी का आना भी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो गंदगी है वो सारी बहाव से आगे बह जाएगी और कुछ जिसकी वजह से नदी के अंदर यमुना भी थोड़ी बहुत साफ़ हो जाएगी। इस खेत के अंदर दो टाइप की सरसों उगाई गई है। अभी आपने देखा एक सरसों ये है और एक सरसों ये वाली है। इस सरसों का नाम है गोभिया सरसों। जैसा कि मुझे बताया गया है, अभी तेजपाल जी जो यहाँ के मालिक हैं, किसान हैं, उन्होंने बताया कि इस वाली सरसों में से 3 किलो सरसों के बीज में से कम 250 ग्राम तेल निकलता है, जबकि इस वाली सरसों में से जो निकला 3 किलो सरसों के बीज में से 250 ग्राम से ज़्यादा तेल निकलता है। इस वाली सरसों में से जो निकलता है तेल वो घी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि उसे जैसे हम देसी घी इस्तेमाल करते हैं वैसे इसको प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन इस वाली सरसों में से जो तेल निकलता है उस वाली तेल को हम सिर्फ सब्जी बनाने या किसी चीज़ को तलने के लिए ही काम आता है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने वाले मेरे सभी हम उम्र साथियों से अनुरोध है कि जो सवाल मैंने
श्री समर सिंह जी से पूछे, अगर मैं आपसे पूछता तो आप मुझे क्या जवाब देते? कृपया कमेंट्स में ज़रूर कहें। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।